हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मेरा नाम है अनुराग भट्ट और मैं जूनियर अकाउंट असिस्टेंट हूँ इंडियन रेलवे में। दोस्तों, आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो जो नई वैकेंसी आरआरबी एनटीपीसी की आई है, उसमें आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आप कैसे क्वालिफाई कर पाएंगे, इसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं, कई बार तैयारी कर चुके हैं लेकिन सिलेक्शन आपको नहीं मिला है, किस वजह से नहीं मिल पा रहा है, उस पर डिस्कस करेंगे। क्या आपको करना चाहिए जिससे आपको सिलेक्शन मिल सके। अगर आप फ्रेशर हैं, जैसे आप नई नई तैयारी स्टार्ट किए हैं और पहली बार आरआरबी एनटीपीसी में बैठ रहे हैं, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर कर लें, क्योंकि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किया है। तो प्रयास रहेगा कि आपको भी बताएं वो चीज़ें जिससे आप क्या करें कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर सकें। और जो पुराने स्टूडेंट हैं, जो कई बार तैयारी कर चुके हैं, जिनका नहीं हो पा रहा है, वो किस स्ट्रेटजी से जाएं कि इस बार उनका सिलेक्शन हो जाए, उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से समझिएगा चीज़ों को। देखिए, किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए आपको सिलेक्शन प्रोसेस को जानना बहुत ही आवश्यक होता है कि सिलेक्शन प्रोसेस उसका क्या है, किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें होती है जिससे आपको सिलेक्शन मिलेगी, उस पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। हम ये बताएंगे आपको क्या करना चाहिए, कैसे मैंने सिलेक्शन लिया, कैसे आपको सिलेक्शन लेना है, सब पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए, आरआरबी एनटीपीसी 2025 की ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट दोनों की वैकेंसी आ चुकी है। देखिए, रेलवे के एस्पायरेंट जो भी रेलवे की तैयारी सिर्फ करते हैं, उनके लिए समझ लीजिए ये बहुत ही गोल्डन टाइम चल रहा है। और जो बाकी एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए भी है ये गोल्डन टाइम कि अब रेलवे का एग्जाम, रेलवे का वो भरे, फॉर्म भरे और उसके बाद क्या है उसकी तैयारी करें। और देखिए, एनटीपीसी के थ्रू जानते हैं अच्छे अच्छे पोस्ट पे रेलवे का सिलेक्शन होता है। नॉन टेक्निकल है, इसीलिए क्या है इसमें अच्छे अच्छे पोस्ट इसके उसमें आते हैं। ठीक है, देखिए, अगर एग्जाम पहले आपको समझना पड़ेगा सिलेक्शन होगा कैसे, क्या क्या आपको करना पड़ेगा। तो देखिए, पहले सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 1 होगा, उसके बाद क्या होगा, सीबीटी 2 होगा, सीबीटी 2 होगा, उसके बाद कुछ कुछ एक पोस्ट में स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा। कुछ एक पोस्ट में जैसे स्टेशन मास्टर का पोस्ट है उसमें सीबीएटी होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। और जैसे जे जूनियर अकाउंट असिस्टेंट जिस पोस्ट पे हम हैं, उस पोस्ट पे भी स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट मतलब टाइपिंग होता है, टाइपिंग होता है इसमें। और उसके बाद कमर्शियल क्लर्क कम टाइपिस्ट है, उसमें भी टाइपिंग होता है। तो कुछ पोस्ट में स्किल टेस्ट होगा, स्टेशन मास्टर के पोस्ट पे सीबीएटी होगा, और कुछ पे डायरेक्ट है। जैसे सीबीटी 2 क्लियर हुआ, उसके बाद डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट होता है। उसके बाद कोई एग्जाम नहीं होता है इसके सीबीटी 2 के बाद। जैसे ये हो गया, गुड्स गार्ड का पोस्ट हो गया, उसके बाद एक लेवल 6 में पोस्ट है, वो हो गया। ये करने के बाद उसके बाद होता है डीबी, और डीबी के बाद होता है मेडिकल। मेडिकल में जो कैटेगरी मांगेगा उस पर आपको वो करना पड़ेगा। आप अगर वो कैटेगरी आपका रहेगा तब आपको सिलेक्शन मिलेगा। उसके बाद होता है फाइनल सिलेक्शन। ये है प्रोसेस। ठीक है, ये है प्रोसेस। सीबीटी 1, सीबीटी 2, कुछ पोस्ट में स्किल टेस्ट, कुछ पोस्ट में सीबीएटी, और कुछ में डायरेक्ट जैसे गुड्स कार्ड में। उसके बाद सीबीटी 2 के बाद कोई भी पेपर नहीं होता, इसी के मार्क्स के आधार पे सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, और उसमें भी आज जैसे जिसमें स्किल टेस्ट होगा, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर है, इसमें आपको क्वालिफाइंग करना है। अगर क्वालिफाई कर गए तो सीबीटी 2 के मार्क्स के ही आधार पे सिलेक्शन होगा। और देखिए, एक सबसे बड़ी बात जो आपको जाननी है कि सीबीटी 1 ओनली क्वालिफाइंग है। ये क्या है, क्वालिफाइंग है। इसमें बस आपको क्वालिफाई करना है, इसका मार्क्स आगे नहीं जुड़ेगा। इसमें 15 गुना बच्चे को ले जाता है, किसमें, सीबीटी 2 में ले जाता है। और सीबीटी 2 का ही नंबर के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। सीबीटी 2 आप जैसा देंगे उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो सीबीटी 1 क्वालिफाई करेंगे, फिर सीबीटी 2 में जाएंगे, सीबीटी 2 के मार्क्स के ही आधार पर सिलेक्शन होगा। अगर उसके आगे स्किल टेस्ट होता है, कुछ पोस्ट में स्किल टेस्ट है, तो उसको क्वालिफाई करना है, सिर्फ क्वालिफाई करना है। इसमें मार्क्स नहीं मिलेगा, सिर्फ क्वालिफाई करना है। सीबीएटी है भी क्वालिफाइंग नेचर है। कुछ पोस्ट में डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट जैसे गुड्स कार्ड का पोस्ट हो गया, एक लेवल 6 में पोस्ट है, वो हो गया। तो इसमें क्या है, उसके बाद क्या होता है, डीबी होता है, डीबी के बाद मेडिकल, मेडिकल के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। ये है सिलेक्शन प्रोसेस इसका। अब देखिए, अब आपको जानना होगा कि सीबीटी 1 में क्या पूछता है। तो देखिए, सीबीटी 1 में जनरल अवेयरनेस 40 पूछता है।
जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क, और 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स 30 नंबर, और 30 ही क्वेश्चन क्या पूछता है, रीजनिंग पूछता है, वो 30 नंबर का। ठीक है, 40 30 30 ये रेशियो होता है, मतलब 40 जीएस रहेगा और 30 आपका मैथ रहेगा, 30 रीजनिंग रहेगा। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 नंबर के, और 90 मिनट आपको मिलेंगे, मतलब 1.5 घंटे में आपको इस पेपर को हल करना है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग है 1/3 है, 1/3 है, मतलब अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके 1 नंबर कट जाएंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन गलत करने पे आपके 1 नंबर कट जाएंगे। ठीक है, ये है सीबीटी 1 का। और सीबीटी 2 का क्या है, देखिए तो सीबीटी 2 का यहाँ पे है, तो सीबीटी 2 को देखिए, तो सीबीटी 2 में नंबर आप क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, मार्क्स भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, देखिए जैसे जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन, उसमें 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, और 35 मैथ 35 रीजनिंग, मतलब 50 मैथ 35 रीजनिंग हो जाएगा, नहीं सॉरी, 50 जीएस होगा जनरल अवेयरनेस, और 35 मैथ और 35 रीजनिंग। टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा वो 120 हो जाएगा, और कितने नंबर का, 120 ही नंबर का होगा, और उसके बाद 90 मिनट इसमें मिलेगा आपको सॉल्व करने के लिए, मतलब 1.5 घंटे में आपको 120 क्वेश्चन सॉल्व करने सीबीटी 2 में। ठीक है, ये है एग्जाम प्रोसेस इसका, कैसे क्या है, कितने क्वेश्चन पूछते हैं, क्या है, आपके दिमाग में बैठना चाहिए, तभी आपका क्या है कि सिलेक्शन होगा। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से। अब देखिए, आपका प्रयास दोनों एग्जाम में, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में, आपको प्रयास ये करना है कि सीबीटी 2 में तो 90 प्लस, सीबीटी 2 में 90 प्लस नहीं, 95 प्लस, क्योंकि इसी के आधार पे मेन सिलेक्शन होगा। आप 90 से 100 के बीच में प्रयास करेंगे सीबीटी 2 के लिए, 100 के ही अप्रॉक्स रहेंगे, ये प्रयास आपका रहेगा कि 100 के अप्रॉक्स रहेंगे। कैसे आएगा ये हम आपको बताएंगे, बस आपको वही करना है जैसा बताया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए सीबीटी 1 में जो है आपको प्रयास करना है 80 टू 90, किसी भी जोन, कोई भी जोन अगर आप भर रहे हैं, 80 टू 90 का आपका टारगेट लेके चलना है। कैसे पूरा होगा ये हम बताएंगे आपको, आप क्या करेंगे उसी को फॉलो करेंगे। ठीक है, उसको फॉलो करेंगे, 110% बता रहे हैं सिलेक्शन हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता, निश्चित ही सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आप दिमाग में रख लीजिए। ठीक है, तो 80 से 90 नंबर का आपको टारगेट रखना है सीबीटी 1 में, और सीबीटी 2 में क्या करना है, सीबीटी 2 में आपका प्रयास होना चाहिए कि 120 में 100 के करीब आपका नंबर होगा, तो किसी भी जोन में होंगे आपका सिलेक्शन होने के प्रबल चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, इतना आपको टारगेट लेके चलना है। कैसे आएगा, तो देखिए दो चीज़ है, अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तब क्या है, कैसे आपको करना है। अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हैं, जैसे पहले से आप तैयारी कर रहे हैं, और आपको ये एग्जाम आया है, तो ये नोटिफिकेशन आया है, तो उसको आपने भरा है, तो आप कैसे सिलेक्शन लेंगे, अगर ओल्ड स्टूडेंट है और फ्रेशर हैं तो कैसे सिलेक्शन लेंगे, दोनों पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हो गया सीबीटी 1 का और सीबीटी 2 का प्रोसेस। सीबीटी 2 का जो कितना एग्जाम, मतलब कितना क्वेश्चन पूछता है, कितने मार्क्स का, और सीबीटी 1 में क्या पूछता है, ये आप जान गए। ठीक है, अब आपको देखिए पढ़ना कैसे, अगर आप फ्रेशर हैं, जैसे आप नई नई तैयारी शुरू की है, तो आपको पढ़ना कैसे। देखिए नई नई तैयारी जो शुरू किया है, उसको सबसे पहले चले जाना है नोटिफिकेशन में ही जो सिलेबस दिया है उस सिलेबस को पकड़ लेना है। ठीक है, देखेंगे आप ना, तो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का सिलेबस सेम है। ठीक है, सिलेबस सेम है, तो आपको देखिए, अगर आप नई नई तैयारी शुरू किए तो देखिए सिलेबस पे जाएंगे, जिस सिलेबस की बात वो कर रहा है उसी सिलेबस के अनुसार आप चलेंगे। जैसे देखिए नंबर सिस्टम है ना, पहला अगर मैथमेटिक्स में टॉपिक उठाते हैं, टॉपिक वाइज आप पढ़ेंगे। पहला है जैसे नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम आप कैसे पढ़ेंगे, देखिए नंबर सिस्टम आप किसी भी बेस्ट टीचर का, मैथ में किसी भी बेस्ट टीचर को पकड़ेंगे, उसका क्या करेंगे, उसका कोर्स अगर ले सकते हैं तो कोर्स लीजिए, नहीं कोर्स ले सकते तो यूट्यूब पे इस समय सब फ्री में अवेलेबल है। आप क्या करेंगे, उनका, उस टीचर से क्या करेंगे, आप नंबर सिस्टम बढ़िया से पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, बेसिक चीज़ें पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, बेसिक चीज़ें आप क्लियर करेंगे। बेसिक चीज़ें क्लियर करने के बाद आप क्या करेंगे, जैसे ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, देखिए प्रयास करिएगा कि इसका नोट्स बनाइए। ठीक है, नंबर सिस्टम जैसे पढ़ रहे हैं तो नंबर सिस्टम का बढ़िया से नोट्स बना लिया, क्योंकि दोबारा पढ़ने के लिए आप अपने भाषा में नोट्स बनाएंगे ना, आप अपने अनुसार नोट्स बनाएंगे ना,
दोबारा पढ़ने के लिए आपके लिए अच्छा होगा। क्या-क्या इम्पोर्टेंट है उसको आप मार्क करेंगे, उसको हाइलाइट करेंगे उसी अनुसार, ठीक है? तो जैसे नंबर सिस्टम पढ़ा, उसका नोट्स बना लिया, ठीक है? नोट्स बना लिए और उसके बाद क्या करेंगे, जैसे ही नंबर सिस्टम आपने पूरा कंप्लीट पढ़ा, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, आप तुरंत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएँगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में बोले तो रेलवे के प्रयास रहेगा कि आरआरबी एनटीपीसी के पुराने प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर हुए हैं रिसेंट में, 19 में हुआ है, 22 में हुआ है, सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराने का मतलब प्रयास ये रहेगा। अभी रिसेंट जो हुआ 25 वाला हुआ, जो 19 वाला हुआ था, सब पर प्रयास रहेगा कि सारे क्वेश्चन को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम खुद आपको सॉल्व कराएं बेस्ट मेथड से। क्या आप बेस्ट, आप क्या अप्रोच हो सकता है उस प्रकार से आपको सॉल्व कराएं, ठीक है? तो यहाँ से भी देख सकते हैं। और आप क्या करेंगे, जैसे नंबर सिस्टम पढ़ लिया, नंबर सिस्टम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद, नोट्स बनाने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाएंगे। पूरा क्वेश्चन जितना पूछा है प्रीवियस ईयर में, पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? देखिए, रेलवे में ये है कि आप एनटीपीसी के अलावा अदर रेलवे एग्जाम में जो पूछा है उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करें। अगर उस क्वेश्चन समय मिलता है तो उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखिए यही होता है, जैसे ग्रुप डी का क्वेश्चन इधर लाके एनटीपीसी में पूछ देगा, इसी प्रकार से करता है। तो सारे क्वेश्चन को आपको देखना जरूरी। तो आप क्या करेंगे, पहले नंबर सिस्टम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेलवे के सॉल्व करेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट, नोट्स, उसके बाद आप क्या करेंगे, ये करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे नेक्स्ट चैप्टर का, ठीक है? तो यही पैटर्न आप फॉलो करेंगे। अगर आप फ्रेशर स्टूडेंट हैं, आपको यही पैटर्न फॉलो करना है। सारा चैप्टर इसी प्रकार से पढ़ना है, नोट्स बनाना है, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है। एक बात आपको ध्यान देने की जरूरत है, जैसे ही नंबर सिस्टम, अगर मान लीजिए पहला चैप्टर आप पढ़ लिए, उसका प्रीवियस ईयर भी लगा लिए, सब कुछ लगा लिए, तो अब आप दूसरे तीसरे चैप्टर पे जाइए, ठीक है? मान लीजिए चौथे चैप्टर पे पहुंच गए, लेकिन इसका भी बीच बीच में आपका रिवीजन होना जरूरी है। रिवीजन इसलिए होना जरूरी है क्योंकि रिवीजन नहीं करेंगे तो बाद में आप कॉन्सेप्ट भी भूल सकते हैं। और प्लस आपका जो बार बार रिवीजन करने से ना, यहाँ पे क्या होगा कि नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चंस हैं उसको आपको लगाने का जो वे है, बार बार आप देखेंगे, आप अपने आप में खुद में इम्प्रूव होगा। एक बार उसी क्वेश्चन को आप जिस वे से लगाए हैं, आप दोबारा लगाएंगे ना, 2 बार 3 बार, तो उसमें क्या होता है कि आपका अप्रोच जो है वो चेंज होगा। आपको खुद लगेगा कि अरे यार, हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है? तो ये है, रिवीजन मस्ट है। जब 3-4 चैप्टर पे गए तो पुराना रिवीजन भी जरूरी है। इस प्रकार से आप करेंगे, ठीक है? ये मैथ और रीजनिंग इसी प्रकार से करेंगे। जीएस का भी है। जीएस में क्या है कि जो जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, और उसके बाद करंट अफेयर है, स्टैटिक जीके है, और इस प्रकार से जितने भी हैं, जनरल साइंस हो गया, सबको क्या करना है, सबको पहले सबको पहले बढ़िया से पढ़ना है, ठीक है? बढ़िया से पढ़ना है। जैसे हिस्ट्री उठाए तो हिस्ट्री को बढ़िया से पढ़ना है। उसके बाद क्या करना है, तब उसके बाद हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए कि बनता है कि नहीं, जहाँ से आपने पढ़ा वहाँ से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और देखिए, दो चीज़ है, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर तो रेगुलर बेसिस पे पढ़ेंगे। इसको तो, इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को आप करंट अफेयर और स्टैटिक जीके को रेगुलर बेसिस पे पढ़ेंगे। ये नहीं है कि लास्ट में सोचेंगे कि स्टैटिक जीके और करंट अफेयर, नहीं, रेगुलर बेसिस पे पढ़ेंगे। और रेगुलर बेसिस पर पढ़ेंगे तो ये फायदा रहेगा कि आप लास्ट मोमेंट पे, जब एग्जाम में बहुत लोग क्या करते हैं, सालों साल का करंट अफेयर उसी समय पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। स्टैटिक जी का करंट अफेयर आपको रेगुलर बेसिस पढ़ना है। बाकी हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, ये सब क्या करना है, ये सब टॉपिक वाइज उसको क्या करना है, अपना बढ़िया से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको देखना है कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है, या नहीं बन रहा है तो जहाँ से पढ़े हैं इसका मतलब संशोधन करने की ज़रूरत है, आपको दूसरे कंटेंट पर जाने की ज़रूरत है, ठीक है? तो ये रहा जीए का, ठीक है? अगर आप फ्रेशर स्टूडेंट हैं तो आप बेसिक से ऐसे तैयारी करेंगे। और अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हैं, मतलब पहले के स्टूडेंट हैं, मतलब आप तैयारी बहुत पहले से कर रहे हैं, और आपका क्या है कि सिलेक्शन किसी भी कारणवश से नहीं हो पा रहा है, तब आपको क्या करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए कि आप, अगर ओल्ड स्टूडेंट हैं तो आप देखिए, आप क्या करेंगे कि मॉक पे चले जाएंगे डायरेक्ट। और देखिए, फ्रेशर स्टूडेंट क्या करेंगे, जब पूरा पढ़ लेंगे, पहले उनको पढ़ना है, बेसिक चीजें क्लियर करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है, उसके बाद वो आएंगे मॉक पे। जब वो फ्रेशर स्टूडेंट सब कर लेंगे ना, तब वो आएंगे मॉक पे। और मॉक पे आएंगे, फिर प्रयास करेंगे कि आपका डेली एक मॉक, और डेली नहीं कर पा रहे हैं तो फ्रेशर स्टूडेंट अल्टरनेट डे
एक मॉक करेंगे, एक मॉक करने से क्या होगा, एक मॉक करेंगे उसका प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, क्या है, कैसा है, कहाँ से हमारी कमी हो रही है, किसमें कमी हो रही है। देखिए मैथ और रीजनिंग का देखिए सबसे बड़ा फंडा है, मैथ और रीजनिंग में 100% मार्किंग चाहिए, 100% मार्किंग चाहिए। और कैसे मिलेगा, ये बहुत आसान है। देखिए मैथ रीजनिंग में बहुत नंबर लाना बहुत आसान है। मैथ रीजनिंग में आपको क्या करना है, 100% मार्किंग लाना है। 30-30 60 नंबर का है सीबीटी 1 में, और 35-35 70 नंबर का है इसमें। तो 60 नंबर में प्रयास करना है 55 प्लस तो रहे ही रहे। 60 आ गया, 60 भी आता है, 60 हमारा खुद आया, तो 60 तो आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो मैथ रीजनिंग अगर आप बढ़िया से पढ़ लेंगे तो आराम से ला देंगे, ठीक है। तो 60 में प्रयास करेंगे 55 प्लस रहे। उसके बाद अगर आपका 60 इसमें आएगा, तब इसमें 20 और 25 नंबर आएगा, तो ये 85 नंबर आपका आसानी से हो जाएगा। देखिए 60 लाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक कर लेंगे इसी प्रकार से ना, तो आप 60 आराम से ला देंगे, ठीक है। और इसमें 20-25 नंबर ला दिए तो अपना वो हो गया, ठीक है। 85 नंबर आसानी से आ जाएगा। और इसमें भी यही करना है सीबीटी 2 में 35-35 70 नंबर का, तो 65 प्लस तो रहे ही रहे। 70 आए, अब 65 से 70 के बीच में रहे, 65 रहे 70 रहे, जो भी रहे, लेकिन 65 प्लस रहे। 65 से नीचे होगा तो सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि मैथ रीजनिंग जानते हैं बहुत लोग एकदम 100% मारते हैं, और आपको भी वही प्रयास करना है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए फ्रेशर स्टूडेंट मॉक पे आएँगे, मॉक में जहाँ उनको कमी रहेगी उस पर जाएँगे, उस चीज़ों को सुधारने का प्रयास। जैसे न ये मान लीजिए एचसीएफ, एलसीएम, एचसीएफ के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, एलसीएम, एचसीएफ के बेसिक चीज़ों को समझेंगे। और अगर मान लीजिए रीडिंग में किसी चैप्टर का गलती हो रहा है तो उस चैप्टर को जाएँगे, विधिवत पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आएँगे। मॉक का मतलब है मॉक देना बड़ी बात नहीं, एनालिसिस बड़ी बात है। मॉक 1.5 घंटे का देंगे, उसके बाद प्रयास होना चाहिए कि 1.5 से 2 घंटे एनालिसिस करिए, कहाँ आप क्या आपका वीकनेस है, क्या आपका स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ है तो ठीक है, वीकनेस है तो उस पे काम करने की ज़रूरत है, उस पे काम करिए, फिर दोबारा मार्क पे आइए, ठीक है। ऐसा नहीं कि मार्क देते जा रहे हैं, तो मार्क में अगर ऐसे मार्क देंगे तो आपका 50 जैसे 70 नंबर आ रहा है, 70 नंबर बना ही रह जाएगा, 70 से 71 ही नहीं होगा, क्योंकि आपने काम नहीं कर रहे हैं। और अगर ओल्ड स्टूडेंट जो हैं, वो डायरेक्ट आ सकते हैं मॉक पे, लेकिन उनको क्या करना है, उनका सिलेक्शन देखिए इसलिए नहीं हो रहा है कि उनको ये करना है कि मॉक आप दे रहे हैं, ठीक है, मॉक दीजिए, लेकिन आप एनालिसिस करिए। इनको तो एटलीस्ट 1 मार्क इन 1 डे, उनको प्रयास करना है कि 1 मार्क प्रतिदिन आप दें, और उसके बाद एनालिसिस करें कि क्या आपका वीकनेस है। इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस पे काम नहीं करेंगे ना, तो आपका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। आपका क्या वीकनेस है, कैसे क्या है, वीकनेस जो है जहाँ से आपका आ रहा है, जिससे जेईई से आ रहा है, आपका मैथ से आ रहा है, रीजनिंग से आ रहा है, उस पे आपको काम करने की, जिस चैप्टर से पर्टिकुलर आ रहा है उस पे काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि काम करेंगे तभी उस पर क्या होगा, आपका सुधार होगा, तभी आपकी मार्किंग जो है बढ़ेगी। और आप पहले की तरह ही पढ़ते रहेंगे, नहीं भैया मॉक दे रहे हैं, मॉक दे के क्या कर रहे हैं, उसी मॉक को बार-बार, अब मॉक दिया फिर नेक्स्ट मॉक दिया, बस नंबर आपका कांस्टेंट रह जाएगा, आपकी चेंजिंग नहीं होगी। वीकनेस पे काम करेंगे, जो भी आपका वीकनेस निकल के आ रहा है मॉक देंगे, पता चल जाएगा, आपको खुद को पता चल जाएगा, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। आपको खुद को पता चल जाएगा कि ये हमारा वीकनेस है, उस पे काम करने के लिए उस पे काम करेंगे, तब आपका नंबर इम्प्रूव होगा। ये उनके लिए सबसे बड़ा रामबाण है ओल्ड स्टूडेंट के लिए। आप मॉक दीजिए, वीकनेस पे जो भी वीकनेस निकल के आता है उस पे काम करिए। 110% आपको बता रहे हैं, आपका सुधार होगा, नंबर आपका बढ़ेगा, ठीक है। ये है इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। अगर आप फ्रेशर हैं तो ये स्ट्रेटजी, अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हैं तो ये स्ट्रेटजी आपको फॉलो करना है। ये स्ट्रेटजी आप फॉलो करिए, कोई आपका सिलेक्शन नहीं रुक सकता, कोई भी नहीं, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, ठीक है दोस्तों।